अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। प्रश्न उत्तर। कक्षा 6 विषय विज्ञान। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1। यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं? क गेहूं, ख राजमा। उत्तर। दिए गए चित्र में क गेहूं और ख राजमा के बीज दिखाए गए हैं। इन पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। जड़ें। गेहूं, यह एक बीजपत्री पौधा है जिसकी जड़ें झकड़ा अर्थात रेशेदार होती हैं। राजमा, यह एक द्विबीजपत्री पौधा है जिसकी जड़ें मूसला जड़ होती हैं। पत्तियों का शिराविन्यास। गेहूं, इसकी पत्तियों का शिराविन्यास समांतर होता है जहां पत्तियों में रेखाएं एक समानांतर तरीके से होती हैं। राजमा, इसकी पत्तियों का शिराविन्यास जालकार होता है जिसमें पत्तियों में जाल की तरह रेखाएं होती हैं। प्रश्न 2। नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं। उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं और चिन्हांकित खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर, कछुआ। उत्तर। इस चित्र में दिखाए गए 3 खंडों में जंतुओं के नाम निम्नलिखित प्रकार से होंगे। क डॉल्फिन, व्हेल। ख घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ, कबूतर। ग मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ। खंड क जलीय जंतु डॉल्फिन, व्हेल। खंड ख थलीय जंतु घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर, केंचुआ। खंड ग दोनों आवासों के जंतु मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ। प्रश्न 3। मनु की मां की एक शाक वाटिका अर्थात किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थीं। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिराविन्यास दिखाई देगा? उत्तर। मूली की जड़ मूसला जड़ होती है जो एक मुख्य जड़ से मिलकर बनी होती है और इससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और पौधे को मजबूती प्रदान करती हैं। मूली के पौधे की पत्तियों में जालकार शिराविन्यास पाया जाता है। इसमें पत्तियों की शिराएं जाल की तरह फैली होती हैं जहां मुख्य शिरा से कई छोटी छोटी शिराएं निकलती हैं। यह शिराविन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है जो पौधे के लिए पोषक तत्वों और पानी के संचरण में सहायक होता है। प्रश्न 4। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, ये है क पर्वतीय बकरी, ये है ख मैदानों में पाई जाने वाली बकरी। उत्तर। समानताएं। दोनों ही बकरियां 4 पैर वाले स्तनधारी जीव हैं। दोनों का शरीर बालों से ढका होता है। दोनों बकरियां पौधों पर निर्भर रहती हैं और चरती हैं। अंतर। पर्वतीय बकरी का शरीर घने और लंबे बालों से ढका होता है जो उसे ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म रखने में मदद करता है। मैदानों में पाई जाने वाली बकरी के शरीर पर कम और छोटे बाल होते हैं जो उसे गर्मी से बचने में मदद करते हैं। अंतर के कारण पर्वतीय बकरी ठंडे और ऊंचे क्षेत्रों में रहती है, इसलिए उसके शरीर पर अधिक बाल होते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। मैदानों की बकरी गर्म और समतल क्षेत्रों में रहती है, इसलिए उसके शरीर पर कम बाल होते हैं ताकि वह गर्मी से बच सके। ये भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां इन बकरियों के शरीर में अंतर उत्पन्न करती हैं। प्रश्न 5। पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा अर्थात कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। उत्तर। इन जंतुओं को उनकी जीवन शैली और आवास के आधार पर 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जलजीव और अर्धजलजीव। व्हेल पूरी तरह से जल में रहती है। मछली पूरी तरह से जल में रहती है। कछुआ अर्धजल जीव जल और भूमि दोनों पर रहता है। स्थलीय और वायुजीव।
गाय स्थलीय भूमि पर रहती है। तिलचट्टा कॉकरोच स्थलीय भूमि पर रहता है। कबूतर वायुजीव आकाश में उड़ता है लेकिन भूमि पर भी रहता है। चमगादड़ वायुजीव उड़ने में सक्षम लेकिन दिन में गुफाओं या पेड़ों में रहता है। टिड्डा स्थलीय भूमि पर रहता है। छिपकली स्थलीय भूमि पर रहती है। प्रश्न 6, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? उत्तर, वनों की कटाई का हमारे परिवेश पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। अगला, जैव विविधता का ह्रास। वनों की कटाई से वन्य जीवों के आवास नष्ट होते हैं जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। अगला, मिट्टी का कटाव। पेड़ मिट्टी को स्थिर रखते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है जिससे बाढ़ और भूमि की उर्वरता में कमी आती है। अगला, जल स्रोतों का नुकसान। वनों की कटाई से जल संसाधनों पर भी असर पड़ता है जिससे नदियों, झीलों और भूजल स्तर में कमी आती है। इस चुनौती का निदान, पहला, वृक्षारोपण और पुनर्वनीकरण। अधिक से अधिक पेड़ लगाने और कटे हुए वनों को पुनः उगाने पर जोर देना चाहिए। अगला, जागरूकता अभियान। लोगों को वनों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। अगला, संविधान और नीतियाँ। वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और उनकी सख्ती से पालन करना चाहिए। अगला, टिकाऊ कृषि और विकास। ऐसे विकास मॉडल अपनाए जाने चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों, जैसे टिकाऊ कृषि और हरित निर्माण। अगला, पुनर्चक्रण और कम उपयोग। संसाधनों के पुनर्चक्रण और संसाधनों के कम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वन उत्पादों की मांग में कमी आए। प्रश्न 7, फ्लोचार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? पौधा, हाँ। क्या इसमें पत्तियां हैं? हाँ। क्या इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास है? हाँ क, नहीं ख। उत्तर, फ्लो चार्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें पौधे को उनके पत्तियों और शिराविन्यास के आधार पर विभाजित किया गया है। क के उदाहरण, यदि पौधे में पत्तियां हैं और उनमें जालकार शिराविन्यास है तो यह द्विबीजपत्री पौधा होगा। उदाहरण, गुलाब, आम, बड़, राजमा, मूली आदि। ख के उदाहरण, यदि पौधे में पत्तियां नहीं हैं या पत्तियां हैं पर उनमें जालकार शिराविन्यास नहीं है यानी समांतर शिराविन्यास है तो यह एक बीजपत्री पौधा या बिना पत्तियों वाला पौधा हो सकता है। उदाहरण, गेहूं, धान, घास, प्याज, मक्का आदि। इस प्रकार क और ख के उदाहरणों को पौधों की विशेषताओं के आधार पर इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न 8, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है, गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? उत्तर, संजय गुड़हल के पौधे को झाड़ी मानने के तर्क की पुष्टि के लिए राज से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। गुड़हल के पौधे का तना कैसा होता है? क्या इसका तना लकड़ी जैसा कठोर है या यह कोमल और हरा होता है? गुड़हल के पौधे की ऊंचाई कितनी है? क्या यह पौधा छोटा और फैलावदार है या यह काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ता है? क्या गुड़हल का पौधा एकल तना वाला होता है या इसमें कई शाखाएं होती हैं? यह जानने के लिए कि क्या गुड़हल का पौधा एक मुख्य तना से बनता है या यह नीचे से ही कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है? गुड़हल का पौधा किस प्रकार की मिट्टी और स्थान में उगता है? क्या यह पौधा उन स्थानों पर अधिक उगता है जहां झाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे बगीचे या खुले स्थान? इन प्रश्नों से संजय यह समझ सकता है कि गुड़हल का पौधा झाड़ी के रूप में क्यों देखा जा सकता है और इसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 9, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। समूह क, बीज का प्रकार द्विबीजपत्री, जड़ का प्रकार मूसला जड़। ख, एक बीजपत्री, झकड़ा जड़।
पहला, समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं? उत्तर, समूह क द्विबीजपत्री मूसला जड़ के पौधों में समानताएं: पत्तियों का शिराविन्यास, जालकार शिराविन्यास जिसमें पत्तियों में शिराएं जाल की तरह फैली होती हैं। उदाहरण, इस समूह के उदाहरणों में मूली, राजमा, गुलाब जैसे पौधे आते हैं। फूलों की संरचना, इनमें फूलों के अंगों की संख्या सामान्यतः 4 या 5 होती है। जड़ें, मुख्य जड़ गहराई तक जाती है और इससे छोटी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, समूह ख के पौधों में और क्या समानताएं हैं? उत्तर, समूह ख एक बीजपत्री झकड़ा जड़ के पौधों में समानताएं: पत्तियों का शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास जिसमें पत्तियों की शिराएं एक समानांतर पैटर्न में होती हैं। उदाहरण, इस समूह के उदाहरणों में गेहूं, धान, घास जैसे पौधे आते हैं। फूलों की संरचना, इनमें फूलों के अंगों की संख्या सामान्यतः 3 होती है। जड़ें, जड़ें गहराई में नहीं जाती बल्कि एक समान मोटाई वाली होती हैं और मिट्टी में फैली रहती हैं। प्रश्न 10, नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी? तो दोस्तों ये है क बतख, झिल्ली युक्त पंजे, और ये है ख कबूतर। उत्तर, चित्र में बतख क के पंजों को देखकर आप देख सकते हैं कि इसके पंजों में जालीदार संरचना होती है जो अन्य पक्षियों के पंजों से भिन्न होती है। भिन्नता, बतख के पंजों में उंगलियों के बीच त्वचा की जाली होती है जो इसे पानी में तैरने में मदद करती है। अन्य पक्षियों जैसे कबूतर ख के पंजों में ऐसी जालीदार संरचना नहीं होती क्योंकि वे मुख्य रूप से उड़ने और जमीन पर चलने के लिए बने होते हैं। गतिविधि, बतख अपने जालीदार पंजों का उपयोग तैरने के लिए करती है। ये पंजे पानी में पैडल की तरह काम करते हैं जिससे बतख पानी में आसानी से आगे बढ़ सकती है। इस विशेषता की वजह से बतख चलकर पक्षियों की श्रेणी में आती है और जल में तैरना उसकी प्रमुख गतिविधियों में से एक है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।